नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल वंदे भारत में। इससे पहले हमने बात करी थी गुप्त काल के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य की क्या स्थिति रही थी उसके बारे में। अब जिस प्रकार आप मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल पढ़ते हो, इसी प्रकार गुप्त काल के बाद भी कई छोटे छोटे वंशों का उदय होता है जिसने संपूर्ण भारतवर्ष पर अपना शासन किया। भारत के छोटे छोटे कुछ क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर इन वंशों ने भारत के ऊपर शासन किया। इसी प्रकार मध्य प्रदेश राज्य में भी गुप्त काल के बाद कई सारे वंश आते हैं। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख वंश है हमारा, वो है बकाटक वंश। बकाटक वंश मध्य प्रदेश राज्य पर शासन करने वाले सबसे महत्वपूर्ण वंशों में से एक वंश है। बकाटक वंश यूं तो एक छोटा सा वंश है, लेकिन अगर हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य के स्तर की, तो ये मध्य प्रदेश पर शासन करने वाले वंशों में से एक महत्वपूर्ण वंश है और इसने बहुत ही लंबे समय तक मध्य प्रदेश पर शासन किया है। आइए तो आज हम सब मिलकर बकाटक वंश के बारे में जानते हैं और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसको हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम बकाटक वंश। अगर हम बात करें बकाटक वंश के शासन काल के बारे में, तो बकाटक वंश का शासन काल मध्य प्रदेश में 250 ईस्वी से लेकर 470 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, कब से लेके कब तक रहा है बकाटक वंश का मध्य प्रदेश में शासन काल? 250 ईस्वी से लेकर 270 ईस्वी तक मध्य प्रदेश में बकाटक वंशीय राजाओं का राज रहा है। अगर हम बात करें तो देखिए, कुल 220 वर्षों तक, कितने वर्षों तक शासन किया है? कुल 220 वर्षों तक बकाटक वंश ने मध्य प्रदेश में शासन किया है। आप घटाकर देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम बकाटक वंश के शासकों के बारे में। तो बकाटक वंश का जो सबसे पहला शासक था, इसका नाम था विंध्य शक्ति। ठीक है, विंध्य शक्ति का शासन काल कब से लेकर कब तक रहा है? विंध्य शक्ति का शासन काल रहा है 250 ईस्वी से लेकर 270 ईस्वी तक। ठीक है, 250 ईस्वी से लेकर 270 ईस्वी तक विंध्य शक्ति का शासनकाल रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो बकाटक वंश था, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप बकाटक वंश के बारे में जानिए। जो आपका बकाटक वंश था, ये गुप्त काल के ही समकालीन एक वंश था। किस काल के समकालीन एक वंश था? गुप्त काल के समकालीन। ठीक है, तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से मध्य प्रदेश राज्य का वो कौन सा वंश है जो कि गुप्त काल के समकालीन था? बकाटक वंश। अब बकाटक वंश की स्थापना गुप्त काल के समकालीन एक ब्राह्मण के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, गुप्त काल के समकालीन एक ब्राह्मण के द्वारा ही की गई थी और उस ब्राह्मण का नाम क्या था? तो उस ब्राह्मण का नाम था आपके विंध्य शक्ति। ठीक है, तो बकाटक वंश की स्थापना गुप्त काल के समकालीन एक ब्राह्मण विंध्य शक्ति के द्वारा की गई थी। और मध्य प्रदेश राज्य में बकाटक वंश की स्थापना कहां की गई थी? तो बकाटक वंश की स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश के विदिशा में। ठीक है, विदिशा, जिसको हम बेसनगर के तौर पर भी जानते हैं। ये हो गई अपनी एक बात। अब देखिए, विंध्य शक्ति लगभग 20 वर्षों तक विदिशा में बकाटक वंश की सत्ता को संभालता है।
20 वर्षों बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। जब 20 वर्षों बाद इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी आता है जिसका नाम था प्रवरसेन प्रथम। ठीक है, तो इतना हम एक बार रिवाइज करते हैं और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बकाटक वंश मध्य प्रदेश राज्य पर शासन करने वाले महत्वपूर्ण वंशों में से एक वंश है। इसका शासनकाल 250 ईस्वी से लेकर 470 ईस्वी तक रहा है। लगभग 220 वर्षों तक इसने मध्य प्रदेश राज्य पर शासन किया है। बकाटक वंश का पहला शासक था बिंद शक्ति। इसका शासनकाल 250 ईस्वी से लेकर 270 ईस्वी तक रहा है। यह वंश गुप्त काल के समकालीन एक वंश था। इसकी स्थापना गुप्त काल के समकालीन एक ब्राह्मण बिंद शक्ति के द्वारा की गई थी मध्य प्रदेश राज्य के विदिशा जिले में, जिसको हम प्राचीन समय में बेसनगर के तौर पर जाना करते थे। और इसकी मृत्यु के बाद बकाटक वंश की सत्ता को इसका उत्तराधिकारी प्रवरसेन प्रथम संभालता है। इतनी बात हमने इस समय में की। अब हम आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हम प्रवरसेन प्रथम के बारे में। तो अगर हम बात करें प्रवरसेन प्रथम के बारे में, तो जो आपका प्रवरसेन प्रथम था, इसने बिंद शक्ति की अपेक्षा ज्यादा लंबे समय तक शासन किया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रवरसेन इसका शासनकाल कब से लेकर कब तक रहा? प्रवरसेन प्रथम का इसका शासनकाल रहा 270 ईस्वी से लेकर 330 ईस्वी तक। ठीक है, 270 ईस्वी से लेकर 330 ईस्वी तक प्रवरसेन प्रथम का शासनकाल रहा। इसने शासन किया 60 वर्षों तक। और बिंद शक्ति ने कितने वर्षों तक शासन किया था? 20 वर्षों तक। ये उसकी तुलना में एक अच्छा शासक सिद्ध हुआ। अब प्रवरसेन प्रथम से संबंधित कितनी महत्वपूर्ण बातें हमको देखने को मिलती हैं, चलिए देखते हैं। तो फैक्ट नंबर आता है हमारा पहला। देखिए, प्रवरसेन प्रथम जो था, प्रवरसेन प्रथम ने अपने शासन काल में 4 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। ठीक है, इसने क्या करा? अपने शासन काल में 4 अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, शायद मैंने आपको इससे पहले वाली किसी और वीडियो में भी बताया है, लेकिन एक बार और आपको बता देता हूं। देखिए, मान लीजिए कोई क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंतर्गत कोई राजा जन्म लेता है या किसी वंश का जन्म होता है, और उसके बाद क्या करता है, वो इस संपूर्ण क्षेत्र को अपने अधीन कर लेता है। जब ये क्षेत्र उसके अधीन हो जाएगा तो वो क्या करेगा? एक यज्ञ करेगा, और उस यज्ञ के माध्यम से एक अश्व को छोड़ेगा। और अश्व को छोड़ने के बाद ये एक प्रकार की खुली चुनौती होती है। अगर इस अश्व को कोई पकड़ लेता है तो जो भी इसको पकड़ेगा उसके साथ उसकी लड़ाई होगी, और अगर नहीं पकड़ेगा तो ये क्षेत्र उसका हो जाएगा। इस प्रकार के यज्ञ को हम अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। हमारे भारत के इतिहास में हमको कई प्रकार के यज्ञ ऐसे देखने को मिलते हैं। तो जो आपका प्रवरसेन प्रथम था, इसने अपने शासन काल में 4 अश्वमेध यज्ञ किए। और इन यज्ञों के साथ साथ इसने एक जगह थी जिसका नाम था पद्मावती। ठीक है, ये एक स्थान है। ये कोई वो नहीं है जो आप समझे रानी वानी वगैरह। ये एक स्थान है। यहाँ के नागवंशीय शासकों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए।
और ये वैवाहिक संबंध स्थापित क्यों करे थे? इसलिए करे ताकि वो इन वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य को ज्यादा से ज्यादा सशक्त बना सके, जितना हो सके उसको मजबूत कर सके। तो देखिए, बकाटक वंश के शासक प्रवरसेन प्रथम के द्वारा अपने शासन काल में 4 अश्वमेध यज्ञ किए गए और पद्मावती के नागवंशीय शासकों के साथ इस शासक ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। क्यों? क्योंकि वो यहाँ के शासकों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य को सशक्त बनाना चाहता था। आगे हम बात करते हैं जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा उसके बारे में। देखिए, प्रवरसेन प्रथम जो था एक प्रतापी योद्धा था, बहुत अच्छा योद्धा था ये। इसने अपने शासन काल में उत्तर में स्थित नागों की राजधानी, जिसको हम उस समय पुरिका के नाम से जानते थे, आज इसको संभवतः विदिशा माना जाता है। तो प्रवरसेन प्रथम ने उत्तर में स्थित नागों की राजधानी विदिशा पर आक्रमण करके यहाँ के नागवंशीय शासकों को पराजित कर दिया और नागों की राजधानी को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है। तो 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हमको देखने को मिलते हैं। देखिए, प्रवरसेन प्रथम ने 270 ईस्वी से लेकर 370 ईस्वी तक बकाटक वंश की राज सिंहासन को संभाला। ठीक है, इसने 60 वर्षों तक बकाटक वंश की सत्ता को संभाला। इसके शासन काल में इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए और पद्मावती के नागवंशीय शासकों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए अपने साम्राज्य को सशक्त बनाने के लिए। और इसने उत्तर में स्थित नागवंशीय शासकों की राजधानी पुरिका उर्फ विदिशा पर आक्रमण कर यहाँ के नागवंशीय शासकों को पराजित कर इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। फिर देखिए, प्रवरसेन प्रथम की मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी दिवाकर सेन गद्दी पर बैठता है। प्रवरसेन प्रथम की मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी दिवाकर सेन गद्दी पर बैठता है। लेकिन जो दिवाकर सेन था ये प्रवरसेन की तरह सकुशल व्यक्ति नहीं था। प्रवरसेन की तरह ये योग्य सिद्ध नहीं हुआ बकाटक राजवंश की सत्ता को संभालने की दृष्टिकोण से। ये बहुत जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसकी मृत्यु हुई लगभग 420 ईस्वी में और इसकी मृत्यु होने के बाद इसी के छोटे भाई दामोदर सेन ने बकाटक राजवंश की सत्ता को संभाला। तो प्रवरसेन प्रथम की मृत्यु के बाद दिवाकर सेन प्रवरसेन प्रथम के स्थान पर बकाटक राजवंश की सत्ता को संभालने के लिए बैठा, जो कि एक अच्छा शासक सिद्ध नहीं हुआ। लगभग 420 ईस्वी में ही इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद इसका छोटा भाई दामोदर सेन बकाटक वंश की राज सत्ता को संभालता है। अब हम बात करते हैं दामोदर सेन के बारे में। देखिए, जो आपका दामोदर सेन था, इसका नाम था तो दामोदर सेन, लेकिन यह बकाटक वंश के राज सिंहासन पर दामोदर सेन के नाम से आसीन नहीं हुआ, बल्कि यह बकाटक वंश के राज सिंहासन पर किसी और नाम से आसीन हुआ। चलिए देखते हैं वो कौन सा नाम है।
देखिए प्रवर सेन प्रथम के उत्तराधिकारी दिवाकर सेन का छोटा भाई दामोदर सेन बकाटक वंश की राज सत्ता पर दामोदर सेन के नाम से नहीं बल्कि प्रवर सेन द्वितीय के नाम से आसीन हुआ था। किस नाम से आसीन हुआ था? प्रवर सेन द्वितीय। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बकाटक वंश का वो कौन सा शासन था जो कि बकाटक वंश के राज सिंहासन पर प्रवर सेन द्वितीय के नाम से आरूढ़ हुआ था? दामोदर सेन। चलिए हम बात करते हैं प्रवर सेन द्वितीय उर्फ दामोदर सेन के बारे में। क्या नाम है इसका? प्रवर सेन द्वितीय या फिर दामोदर सेन। यहां पर एक चीज जरूर याद रखने योग्य है। देखिए यहां पर क्या होता है, अक्सर हिस्ट्री में जब भी क्या होता है प्रथम द्वितीय एक ही नाम के कई सारे व्यक्ति होते हैं, उनके आगे प्रथम द्वितीय लगा होता है। तो क्या होता है, हर एक व्यक्ति ने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ किया होता है। किसी ने किसी ग्रंथ की रचना कर ली, किसी ने किसी की लड़ाई की रचना हुई, या किसी के द्वारा कुछ भी किया गया। तो क्या होता है, याद रख पाना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि किस वंश के किस शासक ने कौन सा काम किया था। विक्रमादित्य प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, अष्टम। विक्रमादित्य अष्टम ने ये काम किया, विक्रमादित्य छठवें वाले ने ये काम किया, विक्रमादित्य चतुर्थ ने कुछ किया, विक्रमादित्य तृतीय ने कुछ किया, विक्रमादित्य द्वितीय ने कुछ किया। तो कंफ्यूजन हो जाता है कि किसने क्या काम किया। यहाँ पर भी ये चीज आपके साथ हो सकती है, इसलिए आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगर बात आती है प्रवर सेन द्वितीय से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी को आप अच्छे से याद रखना चाहते हो तो याद रखिएगा कि प्रवर सेन द्वितीय का एक नाम दामोदर सेन भी था और दामोदर सेन ही इसका असली नाम था, जबकि ये दामोदर सेन के नाम से नहीं बैठा था बल्कि ये प्रवर सेन द्वितीय के नाम से बैठा था। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं। तो देखिए पहली बात प्रवर सेन द्वितीय के बारे में ये देखने को आती है कि प्रवर सेन द्वितीय जो था, जहां एक और प्रवर सेन द्वितीय युद्ध कला में निपुण एक शासक था, वहीं ये दूसरी ओर साहित्य के क्षेत्र में रुचि रखने वाला भी एक शासक था। इसके भीतर स्वयं साहित्य रचना की कला विद्यमान थी। इसने अपने शासन काल में एक ग्रंथ की रचना की गई। ठीक है, इसने अपने शासन काल में एक ग्रंथ की रचना की और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन सा ग्रंथ है जिसकी रचना प्रवर सेन द्वितीय के द्वारा की गई थी। तो देखिए उस ग्रंथ का नाम है संतु बंदे काव्य। ठीक है, संतु बंदे काव्य की रचना बकाटक वंश के शासक प्रवर सेन द्वितीय उर्फ दामोदर सेन के द्वारा की गई। और ये ग्रंथ जो है आपका, ये किस भाषा में रचित है? तो ये जो ग्रंथ है आपका, ये प्राकृत भाषा में रचित है। ठीक है, पहला फैक्ट। फिर देखिए दूसरा फैक्ट और इंपॉर्टेंट फैक्ट, जहां से कई सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। प्रवर सेन द्वितीय के द्वारा अपने नाम के आधार पर ही एक नगर की स्थापना की गई, जिसका नामकरण उसने अपने ही नाम पर रखा। और क्या नाम था इसका? प्रवरपुर। ठीक है, प्रवर सेन द्वितीय के द्वारा एक नगर की स्थापना की गई, जिसका नामकरण उसने अपने नाम के आधार पर ही प्रवरपुर रखा। इस प्रवरपुर के बारे में आधुनिक इतिहासकारों का कुछ मत है। क्या मत है? देखिए वर्तमान में जो महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र राज्य में एक जिला है जिसका नाम है वर्धा। ठीक है, तो वर्तमान के महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले में धाम नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? धाम नदी के तट पर एक गांव है जिसका नाम है पवनार। ये यहां की सबसे प्राचीन बस्तियों में से एक है और इसका नाम राजपूत राजा पवन के नाम पर पवनार पड़ा। किस राजा के नाम पे पड़ा? राजपूत राजा पवन के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? पवनार पड़ा। तो
आधुनिक इतिहासकारों का यह मानना है कि महाराष्ट्र जिले के बरदा गांव में धाम नदी के तट पर स्थित पवनार नामक गांव, जिसका नाम राजपूत राजा पवन के नाम पर पड़ा, यही प्रवर सेन द्वितीय के द्वारा बसाया गया प्रवरपुर नामक गांव है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। फिर देखिए, एक बार हम इसको रिवाइज करवा देते हैं। देखिए, प्रवर सेन द्वितीय जो था, ये साहित्य कला में निपुण एक शासक था। इसके भीतर साहित्य रचना की कला विद्यमान थी। इसने संतु बंदे काव्य नामक एक ग्रंथ की रचना की, जो कि प्राकृत भाषा में रचे थे। इसने प्रवर सेन द्वितीय ने प्रवरपुर नामक एक नगर बसाया, जिसके बारे में आधुनिक इतिहासकारों का यह कहना है कि यह वर्तमान के महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले के धाम नदी के तट पर स्थित पवनार गांव है, जिसका नाम राजपूत राजा पवन के नाम पर रखा गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। आगे देखते हैं। जो आपका प्रवर सेन द्वितीय था, प्रवर सेन द्वितीय एक और युद्ध कला में भी निपुण था, साहित्य के क्षेत्र में भी रुचि रखने वाला था, वहीं दूसरी ओर एक दानशील प्रवृत्ति का भी शासक था। इसने अपने साम्राज्य में स्वयं भी दान करता था और लोग दान के माध्यम से दूसरों का भला कर सके, इसलिए इसने अपने साम्राज्य में 12 दान पत्र स्थापित किए। कितने? 12 दान पात्र। ठीक है, इन्हीं 12 दान पात्रों में से 7 दान पात्र ऐसे हैं जो कि मध्य प्रदेश राज्य में पाए गए हैं। ठीक है, कहां कहां पाए गए हैं, यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहला पाया गया है छिंदवाड़ा में, दूसरा बैतूल, तीसरा सिवनी, चौथा बालाघाट, छठवा दुर्ग। दुर्ग जो है यह मध्य प्रदेश राज्य में नहीं है, दुर्ग जिला जो है यह वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में जा चुका है। और 7वें नंबर पर आता है आपका इंदौर, सॉरी 6ठे नंबर पर आता है आपका इंदौर। ठीक है, तो प्रवर सेन द्वितीय ने लोगों को दान कर सके, लोग दान के माध्यम से लोगों का भला कर सके, इस कारण इसने अपने साम्राज्य में 12 दान पत्र स्थापित किए। इन्हीं 12 दान पत्रों में से 7 जो दान पात्र हैं ये मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, बालाघाट और इंदौर में पाए गए हैं। एक जगह ऐसी भी है जिसको छत्तीसगढ़ में देखे गए हैं ये, और उसका नाम है दुर्ग। तो पूछा जा सकता है कि प्रवर सेन द्वितीय के द्वारा स्थापित 12 दान पात्रों में से 7 मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। निम्न में से वो कौन सी जगह है जो कि मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है? तो क्या है आपका आंसर इसका? दुर्ग। फिर देखिए, इस वंश का एक शासक और था जिसका नाम था हरिसेन। अच्छा, प्रवर सेन द्वितीय का शासनकाल जानना हो तो जान लीजिए, 400 से लेकर 415 ईस्वी तक क्या है इसका शासनकाल रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम बात करें हरिसेन के बारे में, जो कि इसी वंश का एक प्रमुख शासक रहा है। इसके शासनकाल के बारे में हमको इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है और ना ही इतनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम बात करें हरिसेन की, देखिए हरिसेन को किस नाम से जाना जाता है? हरिसेन को सर्वसेन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका बकाटक वंश का जो शासक हरिसेन था, जिसको हम राजा सर्वसेन के नाम से भी जानते हैं, इसके द्वारा 2 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की गई। कौन कौन से 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ थे? पहला था गाथा सप्त सती, दूसरा था हरि विजय। ठीक है, गाथा
सप्तशती और हरिविजय नामक ग्रंथ की रचना बकाटक वंश के किस शासक ने की थी? तो बकाटक वंशीय शासक हरिसेन या फिर राजा सर्वसेन के द्वारा गाथा सप्तशती या फिर हरिविजय नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। फिर देखिए 470 ईस्वी में इस वंश का एक शासक आता है पृथ्वीसेन द्वितीय। ठीक है, 470 ईस्वी में इस वंश का एक शासक आता है जिसका नाम था पृथ्वीसेन द्वितीय। और पृथ्वीसेन द्वितीय के बाद हमको बकाटक वंश के अधिकार में या बकाटक वंश से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं देखने को मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बकाटक वंश का शासनकाल 250 ईस्वी से लेकर 470 ईस्वी तक रहा है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अपना कृपया कर एक लाइक जरूर ठोक दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा इस लेक्चर की कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और जितने भी हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट है वंदे भारत की, उससे आप जुड़ सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, आप और हम एक दूसरे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम बात करेंगे आगे जो हमारे अगले वंश हैं उनके बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।